नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में बीच सड़क पर हुए कत्ल की। दिन दहाड़े दिल्ली की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर 5 नाबालिगों ने एक शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। वारदात मदनगिर की सेंट्रल मार्केट की है, लेकिन यहां हैरानी वाली बात यह है कि भीड़ केवल तमाशबीन बनी रही, किसी ने बीच बचाव तक नहीं किया। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन ये तस्वीर इस जुमले का मजाक उड़ा रही है। इस तस्वीर में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लाइव मर्डर हो रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के मदनगिर इलाके के बाजार की है, जहां दिन के उजाले में दिल्ली वालों की नजरों के सामने 5 बदमाश आते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक निहत्थे लड़के को चाकुओं से गोद कर मार डालते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में आप बाइक पर सवार 2 लड़कों को जाते हुए देख सकते हैं। ठीक उसी वक्त सामने से 5 लड़के हाथ में चाकू और तमंचे लेकर दौड़ते हुए बाइक की तरफ आते हैं और बाइक चला रहे सचिन नाम के लड़के पर अचानक हमला कर देते हैं। बाइक के पीछे बैठा शख्स जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाइक चला रहा सचिन बदमाशों की पकड़ में आ जाता है और फिर 5 बदमाश एक साथ मिलकर कई बार चाकुओं से उस पर हमला करते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमले के दौरान मदनगिर इलाके के मार्केट में भीड़ तमाशा देखती रही। कोई भी इन बदमाशों को रोकने की कोशिश तक नहीं करता। युवक की हत्या के बाद 5 बदमाश बड़ी आसानी से भाग जाते हैं। मरने वाले सचिन के परिवार में मातम है। मेरे भाई को बुखार था, उसने फोन करके बुलाया मार्केट में डोसे के उसके, और उसके चाकू गोली मार दी। फोन आया उसके दोस्त का। क्या नाम था, कुछ पता? नहीं, कुछ नहीं पता। ऐसी वो भी नहीं जानता था। वो भी मरते मरते कह के गया मैं नहीं जानता हूँ। अपने बाप से कह के गया पापा मैं नहीं जानता हूँ कौन थे वो नहीं जानता था। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, और पुलिस वाले ना कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि हत्या में शामिल 5 लड़के नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ लिया है और मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने सचिन की हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन अभी भी इलाके में खौफ है। जो दिखे छज्जे पे दिखे गली में दिखे उसके मारते हुए जाना, कोई भी हो। भागते हुए जा रहे थे, गोली चलाते हुए गए हैं। इधर लगा नहीं था, दिखाया था अंदर चली जाओ तो मैं अंदर चली गई। उनके हाथों में चाकू थे जिसमें ब्लड लगा हुआ था और उनके हाथ में पिस्टल्स थी, और जिससे उन्होंने मेरे घर के बाहर छज्जे पे 2 फायर किए, और जब दूसरा फायर हुआ तो मैं बिल्कुल छज्जे पे थी, मैंने धुआं देखा। अगर शायद मैं थोड़ी सी पहले आती तो वो गोली मुझे भी लग सकती थी। लड़के बाइक पर आए हैं और यहाँ से 5 लड़के आए हैं। आते के साथ ही यहाँ इस जगह पर पहुंचने का 4-5 लोग, 3-4 पिस्टल थी, 2 या 3 पिस्टल थी और लड़कों के पास चाकू थे। यहाँ पे उसको मारा पहले, और जब एक लड़का भग गया तो उसको लड़कों को पकड़ के 5 लड़कों ने 3-4 लड़कों ने चाकू मारे, अंदर दुकान में घुसे और 2-3 लड़के यहाँ से भगे, फिर उसके पीछे सारे लड़के भग गए। और वो चाकू लहराते हुए एक दुकानदार ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, उसको भी उन्होंने पिस्टल दिखाई है। इस दुकानदार ने रोकने की, इसको भी पिस्टल दिखा के धमका दिया उसे। इसी तरह के केसेस की वजह से मोदी कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने जुवेनाइल एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नाबालिग की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी है। आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस बारे में बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। आम लोगों से भी इस पर सुझाव मांगे गए थे और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी इस बारे में राय ली गई थी। कैबिनेट के हरी झंडे के बाद संसद में संशोधन बिल को पेश किया गया। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद से ही लगातार ये मांग उठ रही थी कि रेप, मर्डर जैसे गंभीर आरोपों के लिए नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। दरअसल साल 2012 में अंजाम दिए गए निर्भया केस में 6ठे आरोपी की उम्र 18 से कम होने की वजह से उसे जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और तब जुवेनाइल आरोपी की उम्र को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। इससे पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच भी मीटिंग हुई थी। एनसीआरबी के उस रिपोर्ट पर भी गौर फरमाया गया था, जिसके मुताबिक ऐसी वारदातों में उम्र का फायदा उठाकर ज्यादातर अपराधी हल्की सजा के हकदार हो जाते हैं।
दिल्ली और बेंगलुरु से सामने आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दो वारदातों ने एक बार फिर शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के एक नामी गिरामी स्कूल के कैब चालक पर जहां यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के ताला घाटापुर में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने का इल्जाम स्कूल के ही एक टीचर और प्रिंसिपल पर है। फिलहाल दोनों ही मामलों के आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। बच्चियों पर बुरी नजर, स्कूल में भी महफूज नहीं बच्ची। छोटी छोटी बच्चियां जो अच्छी और बुरी नजर का अंतर तक नहीं जानती, उनके साथ बढ़ रहे अपराधों की वारदातें झकझोरने वाली हैं। और चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये वारदात उस जगह घटती है जहां उन्हें घर के बाद सबसे ज्यादा महफूज माना जाता है, और वो जगह है शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल। जगह दिल्ली के पॉश इलाके में शुमार डिफेंस कॉलोनी के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप कैब के ड्राइवर पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया है। कैब ड्राइवर के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें कुछ पॉर्न क्लिपिंग्स भी मिले हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहने वाली बच्ची का दाखिला स्कूल में इसी साल अप्रैल में कराया गया था। बच्ची को लाने ले जाने के लिए बाकायदा स्कूल की ओर से ऑथराइज्ड कैब लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही बच्ची स्कूल जाने में आनाकानी करने लगी। घर वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों से कैब ड्राइवर विपिन स्कूल से जाते और आते बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वारदात के बाद से ही पीड़ित बेहद डरी हुई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने काउंसलिंग की सलाह भी दी है। दिल्ली के स्कूलों को कैब ड्राइवर्स और निजी कैब्स को लेकर कई गाइडलाइंस दी गई हैं। बावजूद इसके स्कूल कैब में इस तरह की वारदात सामने आना चौंकाने वाला है। फिलहाल पुलिस स्कूल मैनेजमेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्कूल से पूछा गया है कि कोर्ट के निर्देश के बाद कैब में बच्चों के साथ कोई स्टाफ मेंबर क्यों नहीं था। दिल्ली की तरह दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु में भी इसी तरह की वारदात सामने आई है। जगह बेंगलुरु। वारदात बेंगलुरु के तालघाटपुरा इलाके की है, जहां 8 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न की घटना स्कूल परिसर के अंदर हुई और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि 63 साल के टीचर पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के स्कूल में अंजाम दी गई हैवानियत की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी एक नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से जहां यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ था, जिसमें पुलिस ने स्कूल के जिम्नास्ट इंस्ट्रक्टर और स्केटिंग इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार किया था। इस मामले के बाद सियासी गलियारे में भी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की सुरक्षा को लेकर हो हल्ला मचा, लेकिन न तो ऐसी वारदात पर लगाम लगाई जा सकी और न ही स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सख्त फैसले लिए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2013 में बच्चों पर अपराध के 58,224 मामले दर्ज हुए। साल 2012 के मुकाबले बच्चों पर अपराध के मामलों में 52.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बच्चों पर अपराध के मामलों में 13.2% की बढ़ोतरी छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और दिल्ली में दर्ज हुई। वहीं सबसे ज्यादा यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में 41% बच्चों के साथ रेप और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। सिर्फ साल 2014 के जून-जुलाई माह में बेंगलुरु में बच्चों के खिलाफ अपराध के 5000 मामले उजागर हुए, जिसमें स्कूल ड्राइवर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों के साथ इस तरह की वारदातें हैरान करने वाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा क्या प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं? स्कूल वैन के लिए जरूरी निर्देशों का पालन स्कूल की जिम्मेदारी नहीं? क्या अभिभावकों को भी अपने बच्चों से पूछताछ कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बच्चियों के बचपन को दरिंदों की बुरी नजर से बचाया कैसे जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और बच्चों के साथ इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और शमीना शफीक एक राय रखती हैं। सभी का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। रेप का या क्राइम का कोई रंग नहीं होता है, और ये वो लोग करते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो निश्चित ही इस केस में भी जो लोग दोषी हैं पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। और रेप और महिला अत्याचार के केस को तो कतई नहीं कोई रंग देना चाहिए। उसमें जो दोषी है सरासर उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो तमाम मामले आ रहे हैं सामने, इनमें भी कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि तुरंत कार्रवाई करके तेजी के साथ मुकदमा चला करके बहुत इन लोगों को सख्त सजा दे। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि समाज पे इसका हम चाहें या ना चाहें बुरा असर पड़ रहा है।
दिल्ली और बेंगलुरु के दो बड़े स्कूलों में पढ़ने वाली दो मासूम बच्चियों के साथ उजागर हुई यौन उत्पीड़न और रेप की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आम लोग इस मामले पर क्या राय रखते हैं, देखिए। पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की एक ही मंशा है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आदमी दोबारा ऐसी घटना करने से लिए सोचे और विचार करे। इसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्चे के संग छेड़खानी हुई है, रेप केस आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो सरकार को काफी अच्छे कदम उठाने चाहिए। इनके खिलाफ केस दर्ज हो, अच्छे से अच्छे हो, फांसी की सजा होनी चाहिए, आई थिंक तो। और लोग सेफ नहीं मानते, अपनी बेटियों को घर से भी नहीं निकलने देते इस चीज को लेकर। ये एक बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। तो गुरु अगर ऐसा कर रहा है तो हमारी भारतीय संस्कृति को भी ठेस पहुंचती है और इसके लिए उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। और अब खबर नोएडा से। नोएडा पुलिस एक हफ्ते बाद भी रेप के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करने वाली महिला का रेप हुआ। 28 जुलाई को रेप की वारदात को बंदूक की नोक पर अपहरण करके मेरठ में अंजाम दिया गया। महिला मामला दर्ज कराने थाने पहुंची तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद उसने डीजीपी के यहां गुहार लगाई, तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा है, कांग्रेसी नेता रमेश धिंगरा का बेटा है, दीपांशु धिंगरा। ट्रसूख के चलते हुए कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मुझे अपने भारत कानून पर बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिशें ही कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आईजी के बंगले के सामने ही आत्मदाह करूंगी। उनके विरुद्ध 376, 328 और 392 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसकी विवेचना संपादित की जा रही है। विवेचना में समस्त पहलुओं को ध्यान में रख करके अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी के लिए हमारी कई टीमें बनी हैं और लगातार दबिश दी जा रही है, इससे भी सफलता मिल जाएगी। नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में टॉवल छोड़ने के मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज कराए गए। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में गठित टीम के सामने आज फोर्टिस हॉस्पिटल प्रशासन और पीड़ित ने बयान दर्ज कराए हैं। साथ ही इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज भी जमा कराए गए। इसके बाद 19 अगस्त तक जांच टीम ने मैक्स हॉस्पिटल के साथ साथ संबंधित सभी पक्षों से दस्तावेज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अब इस मामले में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने का इंतजार है। इसके बाद कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी बोला कि मैं अपने अंडर में करूंगा, क्योंकि ये सीवियर केस है। तो उन्होंने फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि आप इसकी क्वेरी करो। तो 3 जनों की कमेटी बनाई है इन्होंने, डिप्टी सीएमओ, फिर एसएसपी और एक खुद है। तो आज जिन्होंने डेट दी थी, आज बुलाया गया था। पुलिस की पूरी टीम आई थी और इवन डिप्टी सीएमओ मैडम भी आई थी। और केस तो क्लियर कट है, उन्होंने भी बोल दिया है कि सब कुछ है। उन्होंने अगली हियरिंग दी है, जिसमें जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर आना। श्री अनिल भार्गव पुत्र श्री प्रदीप भार्गव द्वारा अपनी पत्नी का वहां पर ऑपरेशन कराया गया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने जब दूसरे हॉस्पिटल में उसका जब स्कैन वगैरह कराया तो इसमें पट्टी पाई गई, जिसके संबंध में जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें हम और डिप्टी सीएमओ साहब और CO2 साहब 3 सदस्य हैं। तीनों सदस्यों द्वारा संबंधित दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया गया था बयान हेतु, जिसमें से फोर्टिस हॉस्पिटल और डॉक्टर और उनके प्रबंधन टीम द्वारा अपने जवाब दे दिए गए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों को मुआवजा बढ़ाकर देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की मार आम लोगों पर पड़ने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों को 64% मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसके बाद अथॉरिटी को 39 गांवों के किसानों को करीब 1800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा देना है। प्राधिकरण ये रकम खरीदारों और बिल्डर्स से वसूल करने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने खरीदारों और बिल्डर्स को इस मामले में नोटिस भेजा है। माना जा रहा है कि उन्हें 100 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे को जो फ्लैट 2010 में मिला था 2014 आ गया है, अभी हमारे को फ्लैट का पता नहीं है। तो अथॉरिटी की तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हम इसलिए
हर एक कोड का दरवाजा खड़काएंगे, हम 1 रुपया खरीद देंगे। अगर कोई चीज हमने 2009 में खरीदी है तो उस चीज के लिए 2014 में उसका रेट बढ़ाना, ये कहीं पर भी इसको हम वैलिड नहीं समझते और इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने जब ये फ्लैट बुक करवाया था तो हमें ये था कि हमें जल्दी पोजीशन इसका मिलेगा, तो अब पोजीशन अभी जब नजदीक आने वाला है तो ये अभी पैसा की मांग कर रहे हैं। तो हम एक तरफ से तो हमारी EMI जा रही है और दूसरी तरफ से हम किराया भी दे रहे हैं मकान का, तो हमें तो बल्कि दोनों तरफ से पड़ गया सिर के ऊपर। नोएडा प्राधिकरण जो पैसा यहाँ से बाहर भेजने की बात कर रहा है, कभी पता लगता है कि वो आगरा पैसा यहाँ का जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, कहीं और जा रहा है। उस पैसे को किसानों का पैसा है, किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी किसानों की नोएडा प्राधिकरण ने खरीदी थी, किस रेट में खरीदी थी, किस रेट में बेची है, ये सारी आप लोग सब लोग जानते हैं। तो डिफरेंस इतना ज्यादा रहा है तो वो किसानों को देने का हक बनता है। किसानों के बारे में सोचना चाहिए प्राधिकरण को। जो बायर्स ने 2010 के अंदर फ्लैट बुक कराए हैं और उसका 2014 के अंदर ये जाके ये रेट्स बढ़ा रहे हैं, जो भी ये रेट बढ़ाएंगे ये सब बायर्स के ऊपर डाला जाएगा। बायर का क्या कसूर है देखा जाए, जो हमें फ्लैट मतलब कि आप तक मिल जाना चाहिए और तकरीबन हमें 2 साल 3 साल और लगेंगे। अगर यही केस रहेगा तो कैसे चलेगा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट के मुद्दे पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। साथ ही सरकार ने सुझाव दिया है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को तय शेड्यूल के मुताबिक होने देना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार के रुख से नाराज एसपी, बीएसपी, सीपीएम और सीपीआई ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण का 75 साल की उम्र में मंगलवार की रात निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और पिछले 10 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। प्राण ने 1960 से कार्टून बनाने की शुरुआत की थी। प्राण के बनाए कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी और साबू घर घर में लोकप्रिय किरदार बन गए। चाचा चौधरी का किरदार उन्होंने सबसे पहले हिंदी बाल पत्रिका लोटपोट के लिए गढ़ा था, जो बाद में स्वतंत्र कॉमिक्स के तौर पर बेहद मशहूर हुआ। बाद में वो भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल कार्टूनिस्टों में से एक गिने जाने लगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बंधक बना लिया है। जवान की पहचान सत्यशील यादव के तौर पर हुई है। सत्यशील अपने 3 साथी जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर था कि वो चनाब नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। जवान की सही सलामत वापसी के लिए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग के लिए कहा है। बीएसएफ चीफ डीके पाठक ने उम्मीद जताई है कि जवान जल्द भारत को वापस मिल जाएगा। इसके लिए बीएसएफ के आला अफसर पाकिस्तान रेंजर्स के लगातार संपर्क में हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4.5 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। कारोबार के दौरान $1 की कीमत 61 रुपये 40 पैसे के करीब पहुंच गई है। दरअसल अमेरिका में सर्विस सेक्टर एक्टिविटी 58.7 पॉइंट पर पहुंच गई है, जो पिछले 8 साल का ऊपरी स्तर है। ऐसे में डॉलर इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाई को छू चुका है। डॉलर में मजबूती की वजह से रुपये पर दबाव बढ़ा है। मुंबई में महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशन ने हैथवे का जोरदार विरोध किया है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि हैथवे ने बिना किसी पूर्व सूचना के 1 अगस्त से जी नेटवर्क के सभी चैनल्स को दिखाना बंद कर दिया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को खासी परेशानी हो रही है। केबल ऑपरेटर संघ इस बारे में मीटिंग बुलाकर हैथवे से निवेदन भी कर चुका है, लेकिन हैथवे की तरफ से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है, जिस वजह से फेडरेशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी के पूरे पैकेज बंद हो गए हैं और उसमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि अगर आपको जी देखने का तो ला काटा में अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा मेजर इशू ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी अवेयरनेस नहीं हुआ था कि ये इतना बड़ा स्टेप को हैथवे जैसी कंपनी लेगी, क्योंकि जी जो है वो नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, हैथवे नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। दिस इज नॉट द वे टू डू दैट। ये जो
जो असमंजस की स्थिति आ गई है ग्राहकों में, ये एमएसओ और ब्रॉडकास्टर्स के खींचतानाओं की वजह से हो गया है। क्योंकि एमएसओ ने क्या एग्रीमेंट किया है ब्रॉडकास्टर से, ये ना कोई ऑपरेटर्स को पता चलता है, उनके बारे में क्या डीलिंग होती है ना ऑपरेटर्स को पता चलता है। जो मंथली रॉयल्टी जो एमएसओ मांगता है वो ऑपरेटर दे रहा है, तो उसके बावजूद भी एमएसओ और ब्रॉडकास्टर्स की ट्रांसपेरेंसी ऑपरेटर्स के पास न होते हुए इस वजह से ग्राहकों को फेस करना पड़ रहा है। मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए दी वर्ल्ड टुनाइट।